हेलो, आई एम डॉक्टर श्रुति, फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हम आज आपके सामने एक और हमारी सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आए हैं। इन्होंने टीबीएल लेंथनिंग चूज किया है, तो जानते हैं इनका अब तक का एक्सपीरियंस हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में कैसा रहा है। हाय, माय नेम इज तान्या, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आपकी इनिशियल हाइट क्या थी? मेरी इनिशियल हाइट 148 और आपका सेंटीमीटर। क्या टारगेट था? मेरा 7 to 8 था और मैंने 7.4 अराउंड किया है, गेन किया है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग से जानते हैं कि आपने ये कब से सर्च कर रहे हैं हाइट इंक्रीज के बारे में, और आपने कब डिसाइड किया कि आपको हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में जाना है? मैं आपकी वीडियोस पिछले 2 साल से देख रही थी यूट्यूब पे। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो आपकी भी मैं वीडियोस देखती थी, फिजियोथेरेपी सेशंस वगैरह। तो जब मैं यहाँ पर विज़िट किया मुझे सेटिस्फैक्शन हो गई और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ जाना है। ओके, क्या इसके पीछे कोई पर्सनल रीजन या फिर प्रोफेशनल? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता था, इस कारण थोड़ा हाइट के लेकर तो हाइट इंक्रीज करवाने का सोचा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि वो जो 5 डेज जब वो सर्जरी होती है, वो 5 डेज कैसे थे आपके हॉस्पिटल में? क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और फिर आपको फ्रेम्स लग जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या फील करते हैं आप? ठीक था। सर्जरी से पहले थोड़ी नर्वसनेस थी, सर्जरी भी ठीक थी, उस कुछ नहीं पता लगा। इनफैक्ट आई वॉज यूजिंग फ़ोन, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। बट सेकेंड डे जब मुझे थोड़ा दर्द शुरू हुआ तो 1 सेकेंड आई वॉज लाइक कि इतना मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे ही आपने फिजियो करवानी शुरू की या पेन मैनेजमेंट हुई या धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हुई तो सब नॉर्मल होता गया। एक फिक्सेटर के साथ में स्लीप शेड्यूल कैसा रहता है? स्टार्टिंग में दिक्कत थी 5-10 दिन, उसके बाद तो बहुत नॉर्मल ही स्लीप थी मेरी। मुझे लगता है तभी मैंने टिबिया चूज की थी कि कंफर्टेबल स्लीप हो मेरी, तो मुझे ऐसे फिक्सेटर में स्लीप इशू नहीं इतना आया। ओके, तो 5 डेज के बाद जब आप रिहैब में यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, उस टाइम पे आपका कैसा था यहाँ पे टाइम? Rehab में it was a good time in terms of everything, food, physio, patients over here। मैं बहुत टाइम स्पेंड करना यहाँ पर बहुत इजी था, तो पता नहीं लगा कब 3 महीने बीत गए। क्योंकि सारे आपके जैसे पेशेंट होते हैं, आप उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इसीलिए रिहैब में थोड़ा टाइम मैनेज करना इजी होता है। तो फिजियो सेशंस के बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब फ्रेम्स में आपने स्टैंडिंग, वॉकिंग, वो सब चीज़ कैसी रही है आपकी? फिजियो सेशंस तो आप ही करवाते थे एंड दैट वाज क्वाइट गुड। तो मुझे फिजियो सेशंस तो अच्छे ही लगते थे। आई वाज वेटिंग एवरी डे कि कब होगी मेरी फिजियो। तो फिजियो वाज गुड। फिजियो के बाद मुझे एक अच्छा भी फील होता था, बॉडी लाइट फील होती थी और पेन भी थोड़ा बहुत जो स्ट्रेच का होता था रिलीव हो जाता। ठीक है, तो अब बात करते हैं आफ्टर फ्रेम रिमूवल कैसा रहा है आपका? मतलब आपकी स्टैंडिंग, वॉकिंग, या बात की जाए कि जब फ्रेम्स के टाइम पे थोड़ा टेंशन होता है, आपने 7.5 किया है आपने, तो बैलरीना के चांसेस जो होते हैं आपने फेस किए हैं वो, या जो FFD होती है, कैसा रहा है आपका उसमें? टाइटनेस, जो एंकल टाइटनेस होती है, उसमें कैसा रहा है आपका? थोड़ा बहुत एंकल टाइटनेस थी बट बैलरीना तो नहीं था। तो कैसे प्रिवेंट, जैसे आपका कहना है कि आपको कोई बैलरीना, कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, तो कैसे प्रिवेंट किया आपने अपनी ये डिफॉर्मिटीज़ को? क्योंकि मेनली टिबिया में यही चांसेस होते हैं, तो कैसे प्रिवेंट किया? एक तो फिजियोथेरेपी सेशंस ने मेरी हेल्प की और एक मैं खुद से स्ट्रेचिंग और थोड़ा बहुत करती थी, जिस कारण मेरा इतना टाइटनेस नहीं आई, तो बैलरीना नहीं आया। ओके, तो आफ्टर फ्रेम रिमूवल आपने कितने टाइम में स्टैंडिंग और वॉकिंग स्टार्ट की, और कैसा फील आप अभी कर पा रहे हैं? मैंने फ्रेम रिमूवल के 15-16 डे पर स्टैंडिंग शुरू कर दी थी और उसके 2-3 दिन बाद वॉकिंग। आई एम डूइंग ट्रेडमिल एंड वॉकिंग विद वॉकर। आई एम गुड नाउ। अभी कोई प्रॉब्लम कुछ आप ऐसी फेस नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप अभी कल जैसे घर जाने वाले हैं ये, तो आपने सोचा है कि वहाँ पे आप चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करेंगे? आपने एडियल्स कैसे आप मैनेज करेंगे वहाँ पे? जैसे मैंने वॉकर पर वॉक की और ट्रेडमिल पे वॉक की तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मैं वॉक कर पा रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो होम। एंड मैं धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटीज़ खुद जब से मैनेज करने लग जाऊंगी मुझे और कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और मैं बेटर रिकवरी कर पाऊंगी।
खुद से सब कुछ जब करूँगी तो एक कॉन्फिडेंस फील होगा। तो जैसे आप डेली बेसिस पे आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और ये वॉकिंग और ये सारा प्रॉपर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यू फील स्ट्रेंथ, आप मसल्स में कैसा यहाँ फील? पर फूड इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है मैनेजेस फूड वेल, तो न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिजियोथेरेपी इज़ ऑल्सो गुड, सो दैट्स वाई आई थिंक आई एम एबल टू हैव सच अ गुड हाइट एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। ओके, तो आप जानते हैं कि आपने जब ये सर्जरी डिसाइड की तो उससे पहले आपने क्या क्या आपके दिमाग में, मतलब आपके माइंड में ये चीज़ें थी कि कैसे आप मैनेज करेंगे, या न्यूट्रिशन में आपने क्या चेंजेस किया, लाइक एक्सरसाइजेस में क्या ऐड ऑन किया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस सर्जरी के लिए, तो उस टाइम का आपका क्या रूटीन था? जैसे आई एम अ गुड एथलीट, तो फ्लेक्सिबिलिटी की मुझे दिक्कत नहीं आई। सर्जरी से पहले बस थोड़ा ऐसे था कि वहाँ पर इतना टाइम कैसे स्पेंड होगा, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम मैं अपने घर वालों से दूर यहाँ पर हाइट बढ़वाने आई हूँ। तो बट यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट था, एवरीवन वाज सपोर्टिव, हाइट इंक्रीज इन्फो वाज सपोर्टिव, तो हो गया मैंने। एज अ फीमेल आपने ये टिबिया लेंथनिंग कराई है, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी हमारी फीमेल्स को जो ये सर्जरी प्लान कर रही हैं? Yeah, as a female, I think so. Tibia lengthening is quite easier as comparison to femur lengthening. So that's why I choose tibial lengthening. तो advice यही है, if you feel like you want to increase height, I guess this is the best platform to increase your height. तो अभी आपका थोड़ा वॉक और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये था इनका अब तक का एक्सपीरियंस हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में। इनकी बाकी वीडियोस ये हमें बाद में जाने के बाद सेंड करेंगे, तो डेफिनेटली हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।